नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 6 जून 1997 और जन्म का समय है रात्रि 12:05 का। यहां गौर कर लीजिए, पहले जन्म जान लीजिए। जन्म स्थान जो है वो सूरत है, गुजरात। अब यहां पर आपको समझ लेना है, ये 5 की रात रही होगी और 12 बजे के बाद अंग्रेजी तारीख बदल जाती है, सो 6 तारीख। यहां अगर आप देखें तो शुक्रवार का इनका जन्म है, परंतु ज्योतिषीय जो वार है वो गुरुवार है। यानी जातक के अगर जन्मवार की चर्चा जहां होगी वो गुरुवार ही कहा जाएगा। और इसके अलावा देखा जाए तो ज्येष्ठ मास में इन्होंने जन्म लिया है, लेकिन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। अच्छी बात यह है कि जन्म के समय में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आ गई थी, परंतु चंद्रमा की स्थिति लमसम वहां कमजोर ही रहती है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनकी कुंडली में आपको चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा 21 अंश पर सूर्य और 27 अंश पर चंद्रमा, 6 अंश की दूरी है। तो वहीं इन्होंने मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया है। यह मंगल का नक्षत्र है और उसके द्वितीय चरण में वैश्यवर्ण, देवगण, वृषभ राशि, यह भूमि तत्व की राशि है और शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। कुंभ लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं और इनकी जो राशि देख रहे हैं आप, वृषभ लग्नेश जाकर के कहां पर बैठे हैं तो लग्न के स्वामी धन भाव में, धन भाव के स्वामी 12वें भाव में। गौर करिए तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए देव गुरु बृहस्पति कैसे ग्रह हैं तो मूल्य प्रदायक, क्योंकि वो लाभेश और धनेश, यहां पर जो भी मूल मुख्य धन के भाव हैं, लाभ भाव से भी धन का विचार और धन भाव से तो धन का विचार। अब इन दोनों के स्वामी गुरु नीच राशि में, यहां पर परिवर्तन है। गौर करिए तो गुरु और शनि ने आपस में परिवर्तन किया हुआ है, लेकिन इस परिवर्तन के बावजूद ये कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर कड़ी के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि नौमांस में जाकर के आप देखते हैं तो गुरु, हमेशा याद रखिए कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है पर नौमांस में वो उच्च का आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो उच्च के समान फल दे रहा है, परंतु यहां पर नौमांस में कन्या राशि में है तो उच्च राशि में तो कम से कम नहीं ही है। अब आगे चलिए, वृषभ राशि। वृषभ राशि को वर्तमान समय में ढैया, 7.5 कुछ भी नहीं चल रही है और बुध सूर्य चंद्रमा पर शनि की सीधी दृष्टि है। गौर कर लीजिए कि ये जातक जो है अमावस्या के दिन जन्मे हैं, यानी चंद्रमा की जो स्थिति आप देख रहे हैं, अब ये सूर्य चंद्रमा दोनों शनि की दृष्टि से दृष्ट हैं। अब एक बात यहां समझना है कि शनि स्वयं लग्नेश है, शनि स्वयं लग्नेश है, परंतु उनकी तीसरी दृष्टि इन तीनों ग्रहों पर पड़ना, विशेष करके सूर्य और चंद्रमा पर पड़ना, जातक को मानसिक रूप से अशांत करता है। यहां एक और चीज गौर करें तो शनि लग्नेश जरूर है, द्वादशेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ करके अपनी विच्छेदात्मक दृष्टि डाल रहे हैं, सो माता के सुख में भी कमी लाएंगे, माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, माता को जोड़ों का दर्द इत्यादि लाएंगे। और अगर इस जातक के वंशावली में दादा को, पिता को और उनके ऊपर लोगों को अगर हार्ट की प्रॉब्लम रही है, कई बार देखिए रोग जो है वंशानुगत भी आते हैं, तो यहां सूर्य चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं शनि की दृष्टि से दृष्ट, ये एक हार्ट की बीमारी जिसको हम कहते हैं वो भी ले आएंगे। यहां गौर करिए तो राहु की भी 9वीं दृष्टि इन ग्रहों पर है। प्रिय दर्शकों, मैं सीधे इनके प्रश्नों की ओर लेकर के चलता हूं और इनका पहला प्रश्न है कि विवाह में रुकावटें आ रही हैं, विवाह कब तक होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा और पत्नी कैसी होगी। इसके लिए मैं 2 बातें आजकल कहने लगा हूं कि बात यदि गुजरात की हो, पहले हरियाणा वगैरह के लिए हम सुनते थे कि वहां पर विवाह लड़कों का होना बहुत मुश्किल हो जाता है।
अब बात हरियाणा की नहीं है, अब बात राजस्थान की भी है, अब बात गुजरात की भी है। और क्यों राजस्थान और क्यों गुजरात की हम बात कहें, अब लगभग हर जगह की स्थिति उत्पन्न होनी शुरू हो गई है कि बढ़िया पद पर पहुंचा लड़का है, बढ़िया कमा रहा है, फिर भी शादी नहीं हो रही है। खैर, गुजरात में भी लमसम ये कहानी है। हालांकि इनकी कुंडली की भी थोड़ी कहानी इस मामले में है। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य, 21 अंश के साथ चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर करिए तो ये पूरब दिशा है, ये पश्चिम है, तो ये दक्षिण और ये उत्तर है। अब गौर से समझना है आपको, सूर्य यहां पर दिग्बली यानी दिन के दोपहरी का समय है, तो ये ठीक मध्य रात्रि 12:05 पर जातक ने जन्म लिया है। ये वो स्थिति होती है जहां सूर्य सबसे कमजोर होते हैं। अब सूर्य का जाकर के कुंडली के चतुर्थ में बैठना, मध्यरात्रि का जन्म तो सूर्य कमजोर हुए, तो यहां पर भावपति कमजोर हुआ। पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं किस चीज की, इन्होंने पूछा कि विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो भावपति कमजोर हुआ। अब भाव पर नजर डालते हैं, तो आप नजर डालिए कि भाव पर कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है, कौन सा वो ग्रह है जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। तो आप अगर नजर डाल करके देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई पड़ेगा कि कोई भी ग्रह इस कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहा है, फलतः भाव भी सुप्त हुआ, कमजोर हुआ। 2 पॉइंट। अब बारी आती है विवाह कारक और दूसरा आता है दाम्पत्य कारक। यह है विवाह कारक देव गुरु बृहस्पति, जो 28 अंश के साथ चलित में लग्न का फल दे रहे हैं, अर्थात कुंभ राशि का। और कुंभ राशि का फल देने का अर्थ है कर्कवत। मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि कुंभ राशि में देवगुरु कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं। परंतु चूंकि गुरु की यदि स्थिति को देखा जाए तो षडबल में गुरु के पास बल बहुत कमजोर है, फलतः ये दूसरा वो पॉइंट है जो विवाह कराने वाला ग्रह है वो कमजोर हुआ। और फिर दाम्पत्य कारक यदि हम शुक्र की बात करें तो वो कुंडली के पंचम भाव में आर्द्रा नक्षत्र में 8 अंश 7 कला के साथ। अब गौर करिए तो इन पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि बुध, सूर्य और चंद्रमा पर देव गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु स्वयं विच्छेद भाव में जाकर के बैठ करके 12वें भाव में बैठ करके दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सुखों से तो दूर ही कर रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या जातक का विवाह बाधित है, नहीं होने वाला? नहीं तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गुरु फल चलित में लग्न का दे रहे हैं, 1 नंबर 2 सूर्य चतुर्थ में जाकर के बैठे हैं 21 अंश 18 कला के साथ। और कहां पर बैठे हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। नौमांश में ये सूर्य भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और वहां पर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि विवाह ना हो ऐसा नहीं कह सकते। अभी अभी गोचर कुंडली में 1 मई को जो देव गुरु बृहस्पति ने परिवर्तन किया है, उसके बाद इनके लिए विवाह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। गौर करिए कि जन्म कुंडली में जब कोई भाव पीड़ित हो तभी आपके पास ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि मेरे जीवन में इससे संबंधित परेशानी क्यों है। तो इसके पीछे क्यों का कारण मिल गया। अब बारी आती है कि क्या विवाह हो सकता है, होगा, लेकिन बहुत गौर करना है कि इस कुंडली में दाम्पत्य सुख आला दर्जे का नहीं है, कमजोर है दाम्पत्य सुख। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया कि यहां भाव, भावपति, भाव कारक सब कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। हालांकि दाम्पत्य कारक जो शुक्र है वो किसी पापक ग्रह से दृष्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और यहां पर अगर आप गौर करें तो शुक्र बुध ने आपस में परिवर्तन किया है। ज्योतिष शास्त्र में नवम दशम के परिवर्तन को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तन, तो वहीं कुंडली के चतुर्थ और पंचम के परिवर्तन को भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। तो विवाह का सुख तो मिलेगा, लेकिन एकदम आला दर्जे का जहां जीवन बहुत सुखद है वो नहीं मिलेगा। अब हमें यह भी विचार कर लेना है कब तक विवाह होगा, कैसा होगा। तो यहां पर अगर गौर करें तो जातक का जो विवाह है वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा यहां से आप देखेंगे और शुक्र से देखेंगे तो गुरु की राशि उत्तर पूर्व को प्रदर्शित करती है। सो पूर्व यहां कॉमन है, उत्तर पूर्व में इनके विवाह की दिशा बनती है। कब होगा तो विवाह का समय चल रहा है। और अधिक से अधिक लेट भी देखें तो गुरु में बुध का अंतर, देव गुरु बृहस्पति की दशा में अभी शनि का अंतर चल रहा है। यह भी कोई खराब नहीं है, लाभ संबंध है। हालांकि देखा जाए तो गुरु की खुद स्थिति बहुत अच्छी इस कुंडली में नहीं है। गुरु की ही दशा इनको 2020 से चल रही है, जो 2036 तक 16 साल चलने वाली है। मैं पुनः दोहरा दूं कि गुरु इस लग्न के लिए खराब नहीं है, लेकिन गुरु स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो जातक को गुरुवार का व्रत करना होगा, उससे जरूर फायदा मिल जाएगा। तो विवाह का योग चल रहा है। पत्नी कैसी मिलेगी और विवाह कब तक होगा, तो विवाह कब तक होगा तो मैं बता दूं कि 21 सितंबर 2024 से अधिक 22 जनवरी 2025 के बीच आपका विवाह हो जाएगा। उत्तर पूर्व, जिसमें पूर्व कॉमन है, पूर्व की ओर से अगर कोई लड़की आती है यानी कोई रिश्ता आता है तो उस पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए। कैसा होगा दाम्पत्य जीवन, पत्नी कैसी होगी? पत्नी का स्वभाव थोड़ा उग्र होगा, क्रोधी स्वभाव, क्योंकि सप्तम पति सूर्य है तो सूर्य के समान यानी थोड़ा सा क्रोधी, स्वतंत्र विचारधारा, अपने मन की करना, अथवा आप इसको अहंकारी प्रवृत्ति का भी कह सकते हैं। लेकिन ये खराब दाम्पत्य की सूचना नहीं देता।
पत्नी का स्वभाव अनुशासन करने वाला होता है, तो इसको हम खराब तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो ये पॉइंट आपकी कुंडली में बनता है। अब विचार आ जाता है करने का कि दांपत्य जीवन कैसा होगा। अब देखिए, चूंकि आपकी कुंडली में दांपत्य सुख बहुत, मैं पहले कह चुका हूं, अच्छा नहीं है। नौमांस की स्थिति को देखें तो वहां भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं दिखाई पड़ती। अगर गुरु की दृष्टि सप्तम में नौमांस में है तो राहु की भी दृष्टि सप्तम पर है, तो कोई खासा दांपत्य को तो मैं अच्छा कहीं से भी नहीं कह रहा। लेकिन हम दांपत्य को और अच्छा बना सकते हैं यदि बाकायदा कुंडली मैच कर लें, यदि आप ग्रह मैत्री मिलाकर के विवाह करें। क्योंकि गौर करिए, जिस देव गुरु बृहस्पति ने संतान सुख को, विवाह सुख को बाधित किया है, गुरु विवाह के अगर कारक हैं तो गुरु दांपत्य संतान के भी कारक हैं, वो जाकर के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो बारी जब संतान की आएगी तो वहां भी आपको बहुत तकलीफ आने वाली है। गौर करिए तो आपके संतान भाव पर भी आपको किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि नहीं दिखाई पड़ेगी, किसी पुरुष ग्रह की दृष्टि नहीं दिख रही है। यानी ठीक है कि आजकल कन्या और पुत्र दोनों में भेद नहीं किया जाता, लेकिन भाई होना तो दोनों ही चाहिए। आज दोनों बैलेंस नहीं है, तभी तो ये दुर्गति हो रही है कि लड़का है विवाह के योग्य है पर लड़की नहीं मिल रही है, लड़की है विवाह के योग्य है पर लड़का नहीं मिल रहा है। तो दोनों ने बैलेंस नहीं किया। एक मांग हो गई, उठ गई कि नहीं पहले लड़कियों को मार ही रहे थे, अब लड़कियां ही सब कुछ। नहीं, यही तो पृथ्वी में अनबैलेंस करने वाली बात है। दोनों चाहिए, हर घर में चाहिए। पहले क्या लोग कर रहे थे कि लड़कियों को मार ही डाल रहे थे, गर्भ में पता चल गया तो मार ही दो, केवल लड़के चाहिए। इससे थोड़ा समाज बुद्धिजीवी बना, और बुद्धिजीवी बना तो मतलब पागल ही हो गया कि नहीं अब तो लड़कियां हैं तो उसी में संतुष्ट है। नहीं भाई, ये संतुष्ट नहीं, ये अनबैलेंस करने वाली स्थिति है। दोनों चाहिए, नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी के पास कमी आ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जब भी विवाह करिए कुंडली लड़की के साथ मिलनी चाहिए, और यह देखना होगा कि लड़की की कुंडली में संतान योग हो, विशेष करके गुरु की दृष्टि संतान भाव से, पुरुष ग्रह की दृष्टि संतान भाव से होनी चाहिए, विशेष करके गुरु की, क्योंकि यहां पर फिर संतान में भी बाधा दिखाई पड़ रही है। बिजनेस करूं या नौकरी, यदि बिजनेस करूं तो कौन सा, क्या मैं अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में व्यापार कर सकता हूं? अभी मैं फर्नीचर के शोरूम में सुपरवाइजर के पोस्ट पर नौकरी कर रहा हूं। देखिए सप्तम भाव यही है आपका। कुंभ लग्न के जातकों को मैं श्रेष्ठ कहा करता हूं। धनु, कुंभ, तुला, मिथुन, ये श्रेष्ठ लग्न हैं, और आप नौकरी व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में सफल व्यक्तित्व हैं, सफल बन करके रह सकते हैं। आप जब चाहे व्यापार कर सकते हैं। 2025 के जनवरी के बाद आपकी कुंडली में व्यापार के योग हैं। लग्न का मान आपके लिए 5 अंश, सूर्य आपकी कुंडली में देखें तो 21, और चंद्रमा यदि देखें तो 27, 10 घर आगे लग्न आता है। लग्न खाली है, शनि उसके स्वामी बनते हैं। शनि नौमांस में स्वगृही होकर के बैठे हैं। फलतः यह कह रहा है कि शनि से संबंधित यदि आपको व्यापार करा करके दिया जाए तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब सवाल उठता है कि शनि से संबंधित व्यापार लोहा, कोयला, चमड़ा इत्यादि होता है, इससे संबंधित यदि कोई व्यापार, पेट्रोल, गैस, शराब तो वहाँ बंद ही है सूरत में, तो आप कर नहीं सकते हैं। तो गैस, पेट्रोल इत्यादि का काम कुछ है तो आप विचार कर सकते हैं। लोहे का काम कर सकते हैं, ऑटो पार्ट्स का काम कर सकते हैं। तो शनि से संबंधित कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अभी जैसे आप फर्नीचर की दुकान पर कर रहे हैं, लकड़ी पर सूर्य का संबंध है, सूर्य उससे, लेकिन ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। तो नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, खुद का व्यापार फर्नीचर से जुड़ा आप करेंगे तो कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के देखें तो भाई के साथ आपने ये लिखा है कि अपने भाई के साथ ये नहीं लिखा है आपने कि बड़े भाई या छोटे भाई। अब हम दोनों को देख लेते हैं। छोटे भाई के घर का मालिक जाकर के कुंडली में अष्टम में बैठा है, और बड़े भाई के घर का मालिक द्वादश में। सर जी देखिए भाई हैं इसलिए मैं कुछ कहूंगा तो नहीं ज्यादा, लेकिन आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। देखिए आपका सप्तम सुप्त है, तो ये जीवन साथी का भी है, ये पार्टनर का भी है। अब जब पार्टनरशिप में आपका भाई वगैरह आएंगे तो उनके साथ कहीं ना कहीं अनबन, उदासीनता, मतभेद की स्थिति होगी। प्रयास यही करिएगा कि उनके साथ जाकर के रिश्ते को खराब आप ना करें। अकेले करना ज्यादा बेहतर होगा। अभी नौकरी करिए, नौकरी के बाद पहले देखते हैं, विवाह हो जाने दीजिए। विवाह हो जाने के बाद पत्नी कैसी आ रही है, अगर पढ़ी लिखी तो दिखाई ही पड़ रही। सप्तमपति वैसे चतुर्थ में बैठे हुए हैं, पत्नी का सहयोग मिल जाए तो पत्नी के साथ मिलजुल करके करिए। देखिए मैं भाई के साथ व्यापार करना सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं भाई के साथ व्यापार करने को, पिता के साथ काम करने को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन मैं रिश्ते को बहुत बचाने के पक्ष में जाता हूं। मैं हमेशा यह सोच के चलूंगा कि अगर भाई पिता दूर रह करके साथ रह पाते हैं तो ज्यादा बेहतर वो है। साथ आकर के रिश्ते खराब हो जाएं उससे अच्छा है दूर रह करके हम साथ रहें। तो ये जरूर देख लीजिएगा। मेरा मन स्थिर नहीं रहता, इसके लिए क्या उपाय करूं? सर वो कभी नहीं रह पाएगा, उसके लिए तो उपाय बस करिए, सूर्य को बल दीजिए। आप रविवार का व्रत करिए, गुरुवार का भी व्रत करिए, तो इससे फायदा मिलेगा। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए। मैं उपाय अंत में आपको बता देता हूं, वो करिए, इससे मन शांत होगा। हालांकि मन बहुत स्थिर नहीं रहने वाला है। कुंडली मांगलिक है, कौन सा रत्न मेरे लिए शुभ होगा? जी हां बिल्कुल, सप्तम में मंगल बैठे हुए हैं, अष्टम में,
और चलित में भी अष्टम का ही फल दे रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो मृत अवस्था में है, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने आप को मांगलिक मत समझिएगा, मांगलिक हैं। कुंडली मिलाकर के विवाह करना इसलिए बहुत जरूरी है। बाकायदा यहां एक और पॉइंट आपकी कुंडली में मैं देख रहा हूं जिस पर सबकी नजर लाना चाहता हूं। यहां मंगल राहु की युति पर शनि की सीधी दृष्टि है। आप यह भी ध्यान रखिएगा कि आपके कमर से नीचे के अंगों में जैसे पाइल्स इत्यादि की शिकायत मुझे दिखाई पड़ रहा है, उसका ऑपरेशन या कोई और गुप्त रोग या गुप्त अंगों से संबंधित कोई ऑपरेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अष्टमस्थ मंगल राहु पर शनि की दृष्टि दुर्घटना में जीवन को भी क्षति पहुंचा देता है। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, पर फिर भी गुरु के पास इतना भी बल नहीं मुझे दिखाई पड़ रहा। षड्बल में गुरु सबसे कमजोर हैं। तो मेरी राय है कि अपने जीवन की सुरक्षा सदैव करिए। बाकी रत्न पहनने की जहां तक बात आती है, देखिए इस कुंडली का रत्न बनता कौन है? इस कुंडली का सर्वाधिक श्रेष्ठ रत्न बनता है शुक्र का रत्न, जिसे मैं आपको कभी भी आजीवन पहनने की सलाह दे सकता हूं। आप लाइफ टाइम शुक्र का रत्न ओपल पहन सकते हैं। 9.25 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में डाल सकते हैं। चांदी का छल्ला या चांदी का कड़ा धारण कर सकते हैं। चांदी का कड़ा भी अगर आप पहनना चाहें तो पहन सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए। अपने शुक्र को जितना बलि करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 2027 में शनि की 7.5 कैसी रहेगी? भाग्योदय कब होगा? भाग्योदय आपकी कुंडली में शुक्र करा रहे हैं और वो शुक्र जाकर के कुंडली के मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। अब देखा जाए तो भाग्योदय जाकर के कुंडली के पंचम में बैठे हुए हैं। किसकी राशि में? तो बुध की राशि में। तो देखा जाए तो बुध 32वें वर्ष में भाग्योदय कराते हैं। तो 25, 32 और 52 ये तीनों आपके भाग्योदय वर्ष हैं। और 2027 में शनि की जो 7.5 आ रही है, अगर इसकी हम चर्चा करें तो यहां पर ध्यान रखना है, ये 7.5 आपको मानसिक रूप से अशांत करेगी, परेशान करेगी। और कहां ये सब हो रहा है ये भी गौर करिए। ये परेशानी कहां से आ रही है? तो जन्म कुंडली का चौथा भाव आपके घर का है। गृह कलह दिखा रहा है। 7.5 के दौरान मानसिक अशांति अपने चरम पर होगी। गृह कलह हो रहा होगा, मित्र से धोखा, समाज में अपमानित होना, मान सम्मान की हानि, क्योंकि चतुर्थस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि से मान हानि भी होती है और समाज में जातक अपमानित भी होता है। तो यानी वो ऐसा समय होगा 7.5 का जहां आप मानसिक रूप से एक तरह से देखें तो टॉर्चर हो रहे होंगे। तो उसका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय हनुमान जी की विशेष आराधना करिएगा। कुंडली में जो दोष हैं उनके उपाय में मैं नित्य भगवान की पूजा करता हूं, फिर भी परेशानियां आती हैं, लेकिन अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखिए आपने जो लाइन कही है, अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, असल में मैं ज्योतिषी हूं इसलिए नहीं आपको ये कहूंगा कि आप उपाय करेंगे तभी बात बनेगी। मैं आपके लिए नहीं, ये बात मैं अपने सभी दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं। अंत में हमेशा अच्छा ही हो जाता है। देखिए ये दुखालय है और इस सृष्टि में दुख तो है ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, दुख तो देखना ही है। हम अपने कर्मों के भोग के लिए आए तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अंत में सब अच्छा हो जाता है, ये पक्का है। आपको बस धैर्य रखना होगा, वो धैर्य चाहिए, अंत में सब अच्छा हो जाएगा। देवगण के हैं आप, स्वच्छी सोच बनाए रखिए, सबका अच्छा सोचिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सबसे मिलजुल करके चलिए, अच्छा ही होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। एक अब मैं बता दूं कि पूजा पाठ आप नित्य करते हैं, इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं। पूजा पाठ, आराधना, गुरु मंत्र का जप, गुरु दीक्षा लेना, साधु सन्यासी, ब्राह्मण, गो, इनका सम्मान, इनकी सेवा, मैं दावा करता हूं आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। एक और बात, गो सेवा हमेशा करिए। हो सकता है आप ये कहें कि नहीं मेरे घर में जगह नहीं, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। गुजरात में मैं जाता हूं, वहां की गायों को देख करके किसका जी न ललचा जाए उन गायों को देखकर कि गाय मेरे पास होनी चाहिए। वो गाय साक्षात आपको कामधेनु का स्वरूप दिखाई पड़ती हैं। तो आपके पास अगर गाय हो तो अच्छी बात, तो नहीं है तो गौशाला इत्यादि इत्यादि है तो वहां कुछ धन दान किया करिए। गायों की सेवा से आपको संतान सुख, दाम्पत्य सुख, सब तरह का सुख मिलेगा, तो वो जरूर करिए आप। इस कुंडली के पूजा पाठ और रत्नों की यदि बात करें तो मैं आपके लिए चाहता हूं कि आप शिव जी की नियमित आराधना करते रहिए। आपकी कुंडली में जीवन, देखिए शनि की दृष्टि कुंडली के अष्टम पर हो तो वो आयु का क्षरण नहीं होने देते, परंतु अष्टमस्थ मंगल राहु पर शनि की दृष्टि ये ऑपरेशन की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये दोनों ग्रह वैसे तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, परंतु ये ऑपरेशन की स्थिति को प्रदर्शित करता है, दुर्घटना की स्थिति को। और सामान्य शब्दों में कहूं तो ये स्टंट लगने की बात कर रहा है, हार्ट में स्टंट लगने की भी बात को प्रदर्शित करता है। हालांकि ये दूर की बात है, पर मेरी राय है अपना खान पान जितना हो सके नियंत्रित रखिए। खान पान आपका बहुत नियंत्रित होना चाहिए, अगर वो नियंत्रित रहा तो आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अब आगे सुनिए, एक चांदी का कड़ा आप चाहें तो पहन सकते हैं। एक इच्छा हो, आप सूरत से हैं, वहां हीरे का व्यापार है, विवाह हो जाने दीजिए। विवाह के पश्चात आप चाहें तो 1 से 3 कैरेट के मध्य हीरा भी लेकर के मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं। बाकी चांदी का कड़ा आप कभी भी पहन सकते हैं। जीवन रक्षा यंत्र बना करके अपने गले में हमेशा धारण करिए। शिव जी की आराधना करिए। प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए।
ये इतने ही उपाय आपको करने हैं। और सुनिए, देवगुरु की दशा चल रही है, सूर्य भी आपकी कुंडली में कमजोर पड़ रहे हैं और देवगुरु भी, तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। संकल्प पूर्वक मेरे द्वारा बनाया वीडियो है, कैसे करना है उसी विधि से आप गुरुवार का व्रत करिए और भुवन भास्कर को नित्य अर्घ्य प्रदान करिए। प्रत्येक रविवार को नमक का त्याग करिए। इन उपायों से आपका जीवन अवश्य ही सुखमय होगा। माता का सम्मान करिए। रात्रि में बहुत देर तक मत जगिए, सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। तो यहां सूर्य चंद्रमा सब पीड़ित हो रहे हैं, सबको बैलेंस करना है। तो इन सभी उपायों को करके आप अपने जीवन को सुरक्षित भी कर सकते हैं, आपका जीवन ठीक भी हो जाएगा। और एक और बात, जब आपने खुद ही लिखा है कि मैं पूजा पाठ करता रहता हूं और अंत में सब अच्छा हो जाता है, यह पॉजिटिव जो विचारधारा है, असल में यही वो मूल मंत्र है जो हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला है। तो इस मूल मंत्र को पकड़े रखिएगा, पॉजिटिव विचारधारा, अंत में सब ठीक होगा। इस जन्म कुंडली में ये जो परिवर्तन है, हालांकि देखा जाए तो यहां पर 0 डिग्री पर बुध हैं, पर फिर भी ये तीसरे और चौथे और पांचवें का परिवर्तन बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये एक अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली के लिए देख रहा हूं, जो बहुत ही अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति जाकर के कुंडली के व्यय भाव में और व्ययपति जाकर के धन भाव में भले वो लगने से बैठे हुए हैं, धन संचित नहीं होने देंगे। सो धन संचित करने की जगह धन आगमन पर फोकस करिएगा। और सबसे जरूरी बात, आपके धन को सही दिशा में जाने दीजिएगा। अगर सन्मार्ग पर आपका धन खर्च हो, पूजा पाठ धार्मिक कृत्यों में यदि आपका धन खर्च हो, तो विश्वास मानिए, आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं, यही आपके धन की सही गति है। बस इन्हीं बातों का आपको ख्याल रखना है। 7:30 जब आएगी तो हनुमान जी का विशेष रूप से आराधना करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे तो वैसे भी आपको फायदा मिलेगा। इस कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो इष्ट देवता के रूप में आपके गणेश जी हैं, और अगर आप शनिदेव से 5 घर आगे देखते हैं तो भगवान शिव, और चंद्रमा से 5 घर आगे देखते हैं तो गणेश जी, यानी शिव जी और गणेश जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप चाहें तो शिव परिवार की पूरी तरह से आराधना करिए, जीवन सुखमय होगा। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। इस कुंडली के अष्टम भाव में अंगारक योग बना हुआ है, जिस पर शनि की दृष्टि है। आप चाहें तो अंगारक योग की भी शांति करा सकते हैं, और अमावस्या का भी दोष है उसकी भी शांति करा सकते हैं। नहीं कराते तो मैंने जो उपाय जितना बताया उतना भी कर लें तो आपका काम चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।